हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैं फाइनली आ चुका हूं इंडिया। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं जेट लैग्ड हूं, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। और इस हफ्ते हमने देखी 2 नहीं 3 फिल्में और तीनों बैक टू बैक हमने देखी। उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। ऑनेस्टली सेइंग में सेटअप अगली वीडियो में तुम्हारे को दिख जाएगा। अभी ये वीडियो काफी रॉ होने वाली है, उसके लिए अपॉलॉजीज। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आज है फ्राइडे द 13th और आज जो हमने सबसे पहली फिल्म देखी वो थी सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पे। विक्रांत मसीह स्टारर ये फिल्म बेस्ड है 2006 के एक ऐसे सीरियल मर्डर और कैनिबलिज्म के केस पे जिसने पूरे के पूरे देश को हिला दिया था। अब जिन लोगों को निठारी कांड के बारे में नहीं पता, मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। नोएडा सेक्टर 31 में था एक घर और इस घर का मालिक था मोनिंदर सिंह पंढेर और ये था बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। मोनिंदर सिंह पंढेर अपने सेक्टर 31 नोएडा वाले घर में ज्यादा रहता नहीं था। इस घर को मेंटेन करता था, अपकीप उस घर की करता था उसका एक फुल टाइम सर्वेंट जो विक्रांत मसीह जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। 2006 में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को दर दबोचा गया, दोनों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और कस्टडी में लिया गया इन रिलेशन टू सम ऑफ द मोस्ट ग्रूसम क्राइम्स दैट द कंट्री हैड एवर सीन। चाइल्ड किडनैपिंग, कैनिबलिज्म, ऑर्गन ट्रेड और भी बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन में केस खुलता गया वैसे वैसे पूरे के पूरे देश के लोगों की जो भी इस केस को फॉलो कर रहे थे इंसानियत से भरोसा उठता गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोनिंदर सिंह पंढेर के सेक्टर 31 नोएडा वाले घर के पीछे वाली नाली से बच्चों के कंकाल मिलने लगे। 2006 में इन दोनों को दर दबोचा गया था, इनको कस्टडी में लिया गया था और पूरे 17 साल ये केस चला और 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फाइनल वर्डिक्ट दिया जिसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ना ही फिल्म बताएगी। लेकिन आप फिल्म को देखने से पहले उसको पढ़ लेना तो आपका दिमाग, योर माइंड विल बी ब्लोन। अब ये तो बात हो गई निठारी कांड की, लेकिन ये फिल्म कहीं भी ये क्लेम नहीं करती है कि ये डायरेक्ट इस केस के बारे में बात करती है। फिल्म ये जरूर बताती है कि ये इंस्पायर्ड है बाय ट्रू इवेंट्स और बहुत सारी चीजें जो आप फिल्म में देखेंगे वो निठारी कांड से ही हैं, अप टू 95%। कुछ चीजें इन्होंने फिल्म के अंदर चेंज करी हैं जो मुझे काफी अटपटी लगी, मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्यों चेंज करी हैं। बेसिक फैक्ट्स चेंज करे हुए हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो इन्होंने एक सेंसलेस वे में चेंज कर दी है वो है बहुत ही फैक्चुअल लोकेशन बेस्ड थिंग। निठारी हत्याकांड केस का नाम है ये इसलिए है क्योंकि सेक्टर 31 नोएडा के साथ में लगता था एक गांव निठारी विलेज, जहां के बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए थे ड्यूरिंग दिस केस। लेकिन यहां पे फिल्म में आप देखेंगे कि इसको शादरा में दिखा दिया गया है। पूरे की पूरी चीज को ईस्ट दिल्ली यानी कि शादरा में शिफ्ट कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस नहीं दिल्ली पुलिस टैकल कर रही है इस केस को इस फिल्म के अंदर। राजीव कैंप है और वो सेक्टर 36। What was the logic and reasoning behind this? मैंने पढ़ने की भी कोशिश करी, कोई लॉजिक या रीजनिंग इसके किसी मेकर्स ने आगे आके नहीं बताया, हमने इस वजह से करा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाना। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी वो ये थी कि फिल्म सोलली फोकस करती है ऑन द मर्डर्स, किडनैपिंग्स, चाइल्ड एंड ऑर्गन ट्रेड इटसेल्फ। वो आपको सिर्फ यही दिखाएगी, ये नहीं दिखाएगी कि 17 साल जो जुडिशियल केस ये चला वो क्या चला, क्या हुआ उसके अंदर, उसके ऊपर ज्यादा नहीं है। फिल्म में सिर्फ आपको इन दोनों का अरेस्ट दिखाया जाता है, दैट्स अबाउट इट। बहुत ही ब्रीफ में 5-7 मिनट में आपको यह दिखाया जाएगा टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स कि मोनिंदर सिंह पंढीर बचा कैसे था और सुरेंद्र कोहली के सर के ऊपर कैसे सारा का सारा इल्जाम मर दिया गया था। बट देयर इज अ लॉट टू दिस केस। जितना भी हमने रिसर्च किया, पढ़ा, दिस केस वेंट ऑन फॉर 17 ईयर्स। तीसरी चीज, फिल्म एक्सट्रीम क्रिएटिव लिबर्टीज लेती है, थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लेती। ये एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ना ही ये फिल्म वो क्लेम करती है, इसीलिए क्रिएटिव लिबर्टी भर भर के ली गई है। कुछ चीजें तो बिल्कुल भी केस से रिलेटेड नहीं है, जस्ट इमोशनल सीन को बनाने के लिए और हार्ड हिटिंग पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए दिखाए जाते हैं, विच इज जस्ट बेसिकली क्रिएटिव लिबर्टी। इट हैज नथिंग टू डू विद द केस। फिल्म में ग्राफिक वायलेंस है और उस ग्राफिक वायलेंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से शूट करा गया है। सो मच सो कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये चीज आपको एक डिफरेंट लेवल पे ही डिस्टर्ब और डिप्रेस कर सकती है। राइट इन योर फेस गोर नहीं है कि भैया खून खराबा चल रहा है, आपको कटे हुए हाथ पैर देखने को मिलेंगे। आपको कटे हुए हाथ पैर देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे दिखाया जाता है कि भैया एक शॉक वैल्यू के लिए डाल दिया। यहां पर एक पूरा का पूरा इमोशनल बैकग्राउंड है। उस बच्चे को वो उठा के लाया, कैसे वो उसको बाथरूम में खंजर से काट रहा है और बैक शॉट लगे हुए हैं, पीओवी शॉट आपको देखने को मिल रहे हैं। दूर से कटाई चल रही है, वो काट रहा है बाथरूम में बच्चों को। दैट विल एक्चुअली डिस्टर्ब यू।
रमन राघव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संघर्ष में आशुतोष राणा और उसके बाद सेक्टर 36 में विक्रांत मैसी, जो साइको किलर का यहाँ पे पोर्ट्रेयल विक्रांत मैसी ने करा है, वन ऑफ हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। फिल्म में आपको एक 7 से 10 मिनट का इंटेरोगेशन सीन देखने को मिलेगा, जहां पर दीपक डोबरियाल, हु प्लेज द पुलिस ऑफिसर इन द फिल्म, वो इंटेरोगेट कर रहे होते हैं विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को। ये 7 से 10 मिनट ना आपको उठने नहीं देंगे अपनी सीट से, और वो भी छोड़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के कि सुरेंद्र कोहली की जो एम्बॉडीमेंट दिखाई है विक्रांत मैसी के शरीर के अंदर, मतलब कैसे ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ साइको किलर, जो खुशी से बता रहा है अपनी किलिंग्स के बारे में, एंड ही इज कंप्लीटली रिमोर्सलेस। ये चीज प्रूव कर देती है विक्रांत मैसी का मेटल एज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब, आप पूछो तो सही। सुरेंद्र कोहली की मानसिकता इस हद तक डिस्टर्बिंग थी कि उसको नेक्रोफिलिया भी था, विच मींस हैविंग सेक्स विद डेड बॉडीज। तो वो पहले लोगों को मारता था, फिर उनकी बॉडी के साथ सेक्स करता था, एंड देन ही रिजॉर्टेड टू ईटिंग देम। विक्रांत मैसी प्लेइंग सुरेंद्र कोहली एक शॉट में बताते हैं कि कैसे ही लव्ड ईटिंग द पीपल ही किल्ड, और वो वाला शॉट देख के यू वुड बी इन साइलेंस फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, और सोचोगे कि जब ये एक्चुअली में इंटेरोगेशन चल रही होगी तो उस रूम का क्या माहौल होगा, जो ऑफिसर्स उनकी इंटेरोगेशन कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा ये सुनने के बाद। दीपक डोबरियाल in the film plays the IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। दीपक डोबरियाल yet again delivers a fantastic performance। In fact, दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी के शोल्डर पे ही पूरी फिल्म आगे खिंचती है, लेकिन विक्रांत मैसी आउट एंड आउट इज द स्टार ऑफ द फिल्म। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 3 मिनट का, एंड एवरी मिनट ऑफ द फिल्म, एवरी फ्रेम, एवरी सीक्वेंस, एवरी शॉट इज वेरी वेल जस्टिफाइड इन दिस टाइम फ्रेम। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द फिल्म इट गेट्स स्ट्रेट टू द पॉइंट। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जान के? फिल्म बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से सोशल कमेंट्री करती है अबाउट द क्लास डिफरेंसेस एंड द क्लास इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल बच्चे की किडनैपिंग हो गई तो सारी की सारी पुलिस फोर्स, सारे के सारे पॉलिटिकल बल उसके पीछे लग जाएगा कि ढूंढो, और दूसरी तरफ अगर किसी पिछड़ी जाति से कोई बच्चा है किडनैप हो गया और एक नहीं मल्टीपल बच्चे मरते जा रहे हैं, कोई भी उनको अकाउंट लेगा ही नहीं, रिपोर्ट तक नहीं दर्ज कराएगा। और बिल्कुल इसी चीज का फायदा उठाया था सुरेंद्र कोहली ने, और एक पूरा का पूरा सेगमेंट है, मोनोलॉग है विक्रांत मैसी का अबाउट दिस थिंग कि एक साइको किलर इस चीज को कैसे यूज करता है, वो चीज भी बहुत हार्ड हिटिंग है। हाँ बेटा, The film is so well made that you would be surprised to listen to this fact कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है आदित्य निम्बलकर, और ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले वो 2 फिल्में हैदर और कमीने में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, और तलवार जो फिल्म आई थी बहुत ही कंट्रोवर्शियल वो फिल्म भी थी, उसको लिख चुके हैं। ट्रेलर ने इस फिल्म की जो हाइप बनाई थी वो हाइप को बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करती है और कैरी करती है पूरी की पूरी पिक्चर। लेकिन हाँ, इस वीकेंड पे इस फिल्म को देखने से पहले, अपने परिवार सहित बैठ के देखने से पहले, इस डिस्टर्बिंग कंटेंट को आई विल गिव यू अ वेरी वेरी फेयर वार्निंग दैट इफ यू आर अ पेरेंट, आपको ये चीज 10 गुना ज्यादा लगेगी। जिस हिसाब से बच्चों का ट्रीटमेंट इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, ओरिजिनल केस में क्या हुआ था उसको रेप्लिकेट करके फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे भी शौक लगा था, और इस फिल्म को अब देखने के बाद भी उतना ही शौक लगेगा। तो आगे बढ़ना कॉशन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी फिल्म जो मैंने देखी लैंड करते ही वो थी थिएटर पे बकिंगम मर्डर्स। करीना कपूर स्टारर इस फिल्म के बारे में मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा दैट हैट्स ऑफ टू करीना कपूर फॉर चूजिंग एज अप्रोप्रिएट रोल्स एंड एक्चुअली नेलिंग देम। करीना कपूर प्लेज द रोल ऑफ अ ग्रीविंग पुलिस ऑफिसर जिनके बच्चे का मर्डर हो चुका है, और थ्रू आउट द फिल्म शी डज एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ ग्रीविंग। पूरी की पूरी फिल्म में ऑलमोस्ट जीरो टचअप, जीरो मेकअप है करीना के फेस के ऊपर। वो ग्रीविंग दिखती है उनकी एजिंग फेस से, और करीना की परफॉर्मेंस एंड दिस एजिंग एंड एज अप्रोप्रिएट रोल जो करीना ने चूज किया इस फिल्म में प्ले करने के लिए, दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ दिस फिल्म। इसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है। इशप्रीत को संगरूर से अडॉप्ट किया था। पूरी की पूरी फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो एक्सट्रीमली रैंडम है और साथ ही एक्सट्रीमली फ्रिवलेस है। इट्स ऑल ओवर द प्लेस। मर्डर मिस्ट्री होने के बावजूद भी देयर इज नथिंग इन दिस फिल्म दैट विल कीप यू हुक्ड। करीना प्ले कर रही है द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जिनको एक मर्डर केस सौंपा जाता है बच्चे का, और उसी को इन्वेस्टिगेट करने के आसपास इसकी पूरी की पूरी कहानी है। 14 नवंबर को कहाँ थे? फिल्म टैकल करती है द ब्राउन डायस्पोरा, द ब्राउन पीपल लिविंग इन लंदन। ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन मेरे को लगा कि ये एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देगा इंडियन ऑडियंसेस के साथ। अगर यही कहानी, यही फिल्म इंडिया में शूट हुई होती और इंडिया में कहीं ना कहीं किसी मर्डर को टैकल करती तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती थी। दैट्स व्हाट आई थिंक। पहले 40 से 50 मिनट फिल्म के कंप्लीटली अनबेयरेबल है। कहानी कहीं से भी शुरू होती है, किसी के भी एंगल जोड़ दिए जाते हैं, इमोशंस क्रिएट करने की बहुत हार्ड कोशिश करी जाती है, लेकिन झाट कुछ नहीं होता है। रैंडमली कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, रैंडम रिलेशनशिप्स पे स्पॉटलाइट डाली जाती है जिनका मर्डर से कुछ लेना देना भी नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फिल्म आपको ये लगेगा कि भैया 20-25 मिनट लास्ट के वर्थ इट थे, उससे पहले की फिल्म बिल्कुल ही अनबेरेबल है।
मेरे बच्चे को कब तक परेशान करते रहोगे आप लोग? हमें ये मिला। फिल्म में बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं लेकिन नन ऑफ द सब प्लॉट्स लीड टू एनीथिंग कॉन्क्रीट। फॉर एग्जांपल कम्युनल राइट्स का एक अच्छा एंगल डिस्कवर कर सकती थी ये फिल्म, एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करती है, लेकिन पता नहीं बीच में कहां गुम हो जाते हैं वो कम्युनल राइट्स, दिखाए क्यों गए वो मुझे समझ नहीं आया। एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में एक मुस्लिम टीनेजर को गिरफ्तार किया गया है। करीना के अलावा सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ही रैंडम सी है, लोकल्स को ही वहां के हायर करा हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लोकल ब्राउन पॉपुलेशन को, डायस्पोरा को एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है ही नहीं जो करीना के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सके फिल्म के अंदर। करीना इज द ओनली सेविंग ग्रेस एंड प्रोबब्ली द ओनली थिंग दैट वर्क्स फॉर दिस फिल्म। लास्ट के 25 से 30 मिनट है पूरी की पूरी फिल्म में देखने लायक, उससे पहले कोई आप समझ ही नहीं आएगा, आपको बस चल रही है कहानी, आपको बांध के रखेगी ही नहीं। पहले 45 मिनट पार करोगे तो लास्ट के 25-30 मिनट में पहुंचोगे। पहले 45 मिनट भी तब देखोगे जब टिकट खरीदोगे और जाके फिल्म देखोगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये वाली फिल्में OTT रिलीज सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं। रिलीजिंग दीज फिल्म्स इन थिएटर्स इज अ सुसाइड मिशन जो प्रोड्यूसर्स क्यों करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पार्टनर है इनका। अब मुझे ये लग रहा है देखने के बाद कि डायरेक्ट टू नेटफ्लिक्स पे अगर ये रिलीज हो रहा है तो शायद लोग देखने चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये फिल्म 15 से 20 लाख की ओपनिंग भी लेगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और हम खाली 2 लोग थे पूरे थिएटर में। फिल्म हिंदी में डब है, मैक्सिमम फिल्म इंग्लिश में है, तो जो आप जाके देखोगे वो आपको हिंदी में डब दिखेगी और डबिंग कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सी ही है। पूरी पिक्चर देखने के बाद मेरे को एक ही क्वेश्चन दिमाग में चमका और वो ये था कि इस फिल्म का पुल क्या है। मर्डर मिस्ट्री है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत खराब है। कहानी घटित होती है लेकिन वो ऐसी जगह पे होती है जहां पे मैक्सिमम इंडियन ऑडियंसेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भैया यूके में चल रहा है तो ठीक है, हमारे से क्या लेना देना, यहाँ की कहानी नहीं है। तो ये एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देता है। मैं गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। ये सब का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल ना फिल्म आपको देखने से ऐसा लगेगा कि वॉनबी कूल है, वॉनबी हॉलीवुड टाइप है। फिल्म के डायरेक्टर है हंसल मेहता, हु इज अ वेरी केपेबल डायरेक्टर। आप लोग उनको जानते होंगे स्कैम 1992 से। और हंसल का प्रीवियस क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क अगर आप लोगों ने देखा होगा और फिर बकिंगम मर्डर्स अगर आप देखोगे, यू वुड बी परप्लेक्स्ड, यू वुड बी लेफ्ट कंफ्यूज्ड दैट हंसल मेहता इतना सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे। तो ओवरऑल भैया मुझे नहीं समझ आया द बकिंगम मर्डर्स बनी भी क्यों है फिल्म, और इसको देखने के लिए कोई पैसे भी क्यों खर्चेगा। OTT पे आ जाएगी, वेट कर लो, जाने की जरूरत नहीं है, बेकार में पैसे में आग मत लगाओ, मुझे भेज दो, मुझे जरूरत है, मैं इंडिया आया हूं। बकिंगम मर्डर्स के बाद तीसरी फिल्म जो हमने देखी जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा पाचन तंत्र ठीक हो गया, वो थी बर्लिन Z5 पे। इस फिल्म को लेकर सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया में सीरियस स्पाई फिल्म, सीरियस एस्पियोनाज फिल्म्स बनाना बहुत ही मुश्किल है। पठान, टाइगर, ये सारी की सारी कमर्शियल मसाला फिल्में हैं, ये इसमें बस नाम के स्पाई हैं। इन फिल्मों को देखने के लिए आपको स्पाई बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कहानी भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना इनमें। बर्लिन खुफिया के बाद, जो नेटफ्लिक्स पे अली फजल वाली खुफिया आई थी थोड़े टाइम पहले, उसके बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो बहुत ही सीरियसली एस्पियोनाज को लेती है। जगदीश सोंदी, इंचार्ज ऑफ सोवियत डेस्क। आज तक हमने बॉलीवुड की फिल्मों में ये तो देखा है कि भैया रॉ ने देश के लिए कुछ किया या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश के लिए कुछ किया, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि इन दोनों एजेंसीज के बीच में कितना कट थ्रोट कंपटीशन था, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे ये अर्ली 90s में। और बर्लिन एग्जैक्टली आपको वही दिखाएगी, अर्ली 90s में बेस्ड है। फैंटास्टिक सेट्स लगाए हैं अर्ली 90s के। जो लोग 90s में दिल्ली में बड़े हुए हैं, नॉस्टैल्जिया का ट्रिप है आउट एंड आउट। DTC की दिल्ली में चलने वाली अर्ली 90s में डीजल वाली बसें, जो लोग अमीर थे उस टाइम पे उनके पास कॉन्टेसा हुआ करती थी। इस पूरी फिल्म में आपको एक हरे रंग की कॉन्टेसा देखने को मिलेगी विच विल रिफ्रेश ऑल योर मेमोरीज। PCO STD भी नहीं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हुआ करते थे अर्ली 90s में। कहानी है 1993 की, तो तब अगर आप फोन करते थे कहीं पे तो आपको बताना पड़ता था आपका एरिया का पिन कोड क्या है, तब कनेक्ट होता था। वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इसी के साथ बहुत सारे पुराने ब्रांड जो आइकॉनिक ब्रांड जैसे सेवलॉन हो गया, टीवी के कुछ अकाई ब्रांड्स आया करते थे उस टाइम नए नए, उनका भी मेंशन है, उनको भी दिखाया गया है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि DTC के बस स्टॉप्स, पुराने वाले अगर किसी को बस स्टॉप याद होंगे, वो भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाए गए। तो अटेंशन टू डिटेल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है थ्रू आउट द फिल्म। यहां तक कि भैया राहुल बोस, इशफाक सिंह, इनके जो गेटअप दिखाए गए हैं 90s के हिसाब से, तब आदमी कौन से कलर के सूट्स पहना करते थे, सरकारी मुलाजिम है जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है या रॉ में है, वो कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे उनकी मूछें हुआ करती थी, एवरीथिंग हैज बीन पेड वेरी प्रिसाइज डिटेल। We have reason to believe वो किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा है। बट हाँ, एक चीज में प्रॉब्लम हो जाती है बॉलीवुड में हमेशा, जब भी कोई सीरियस एस्पियोनाज ये बनाते हैं, कहीं ना कहीं कहानी थोड़ी सी ड्रैग लगने लग जाती है। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एस्पियोनाज एंगल, क्योंकि एस्पियोनाज में कोई भी धूम धड़ाका नहीं है, आपको कोई जंप स्केयर नहीं मिलेगा, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि एड्रेनलिन रश हो जाए एकदम ही। हर चीज बहुत ही धीरे धीरे चलती है। फिल्म स्लो बर्न नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लथार्जिक हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ एस्पियोनाज। अगर जब भी एस्पियोनाज पे आप बॉलीवुड में कोई फिल्म देखोगे, उसकी राइटिंग कहीं ना कहीं इधर उधर चली जाती है बीच में, जिसकी
जिसकी वजह से फिल्म इतनी टाइट नहीं लग पाती। फॉर एग्जाम्पल जब म्यूनिक आई थी तो म्यूनिक अगर आप आज भी देख लोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई पूरी की पूरी एस्पियोनाज पे फिल्म है, लेकिन कहीं पे भी आप बोर नहीं होते। बोर आप इस फिल्म में भी नहीं होगे, बर्लिन विल नॉट बोर यू। लेकिन अगर एस्पियोनाज इज नॉट योर कप ऑफ टी और पहली बार आपने ऐसा सोचा कि हाँ चलो मैं देख लेता हूं ये वाली फिल्म, अ लॉट ऑफ द चांसेस आर कि आप ये एंजॉय नहीं करोगे। फिल्म का नाम बर्लिन है और ये क्यों है इसका भी बहुत सही प्लॉट है, एक बहुत ही अच्छा एंगल है फिल्म के अंदर, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो बर्लिन एक पावर हाउस है परफॉर्मेंसेस का। अपार शक्ति खुराना, राहुल बोस, कबीर बेदी, इशफाक सिंह, माय गॉड क्या परफॉर्मेंस है उनकी फिल्म के अंदर। ही प्लेज अ डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर। साइन लैंग्वेज उन्होंने एक्चुअली में सीखी थी इस फिल्म के अंदर और वही दिखता है आपको। द इंटेलिजेंस दैट ही पुट्स इनटू हिज एक्टिंग इज शोकेस्ड इन दिस फिल्म ब्रिलियंटली। अपार शक्ति खुराना का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली व्हेनेवर ही अपीयर्स ऑन द स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बस कुछ बोलेंगे और मुझे हंसी आ जाएगी। उनके साथ स्टीरियोटाइप चिपक चुका है कॉमेडियन का, मुझे ऐसा लगता है। फैमिली मोदी नगर में रहती है ना तेरी? राहुल बोस येट अगेन अ वेरी सुऑव, अ वेरी शीक मैन और यहाँ पे भी वो वैसे ही लगते हैं। उनके सूट्स आउटस्टैंडिंग है फिल्म के अंदर, जो टेलरिंग करी गई है उनके सूट्स की। एंड ही इज अ वेरी एक्सट्रीमली फिट गाय, वो रग्बी भी खेलते हैं एंड इट शोज द वे द सूट्स सिट ऑन हिम, द वे ही परफॉर्म्स हिज कैरेक्टर इन द फिल्म, आउटस्टैंडिंग। क्या कहा इसने? इट वॉज एन एब्सोल्यूट सरप्राइज टू सी कबीर बेदी साहब आफ्टर सो लॉन्ग ऑन द स्क्रीन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। उनकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है, द स्टैचर दैट मैन कैरीज, और अभी से नहीं उनकी 25 साल पुरानी, 30 साल, इनफैक्ट 35 साल पुरानी भी फिल्में उनकी देख लोगे, ही डोमिनेट्स द स्क्रीन और वही मैं चाहता था थोड़ा और उनको स्क्रीन टाइम मिले। इशफाक सिंह और अपार शक्ति खुराना दोनों पूरी की पूरी फिल्म के अंदर साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं और ये 1 या 2 दिन में सीखी हुई नहीं है। उन लोगों ने एक्चुअली में क्लासेस ली थी और उनको पता था कि साइन लैंग्वेज हमेशा एवर इवॉल्विंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी डेफ एंड म्यूट बंदे से बात कर रहा हूं तो आज मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूं शायद कल ना हो, क्योंकि हमारे बीच में रैपोर्ट अब बढ़ चुका है। तो साइन भी हमारी लैंग्वेज की तरह चेंज होते जाते हैं और कैसे उन्होंने डिलीजेंस करी है इस चीज को देखने में, आपको देख के समझ आ जाएगा कि इन्होंने क्लासेस ली हैं। तो भैया ओवरऑल बर्लिन एक फैंटास्टिक वीकेंड वॉच है, इसको जरूर चेकआउट करना। ZEE5 पर है ये फिल्म। काफी लोगों को शायद ना भी अच्छी लगे, पर्सनली आई थॉरली एंजॉयड दिस फिल्म क्योंकि एस्पियोनाज थ्रिलर्स, एस्पियोनाज ड्रामास मेरे को अच्छे लगते हैं। एंड वन थिंग आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड अबाउट इज द फैक्ट कि ये थिएटर में नहीं आई, वरना फिर ही आके चली जाती, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। अच्छी बात है ये OTT पे आई, नाउ इट विल गेट द डिजर्व्ड आईबॉल्स। तो भैया एक दिन में 3 फिल्में देखने के बाद जेट लैग के साथ मेरा दिमाग अब हो चुका है सुन एकदम। नेक्स्ट वीक के लिए भी हम बहुत सारी अच्छी वीडियोस प्लान कर रहे हैं। तब तक के लिए इन तीनों का था ये रिव्यू। आपको कैसी लगी? अगर आपने देखी है फिल्में इन तीनों में से कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगले हफ्ते बहुत बढ़िया लाइनअप आ रहा है ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे। अब हम इंडिया में हैं तो लाइव पॉडकास्ट शूट करेंगे और इंडिया से ही सारी वीडियो शूट होंगी। हम मर्चेंडाइज भी लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही मीटअप के बारे में भी मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय एंड सॉरी अबाउट दिस सेटअप। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर सेटअप से ही आएगी। बाय बाय।